नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी को डीएनए की डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की सीरीज़ में। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो यूपीएससी, बीपीएससी सहित ऑल एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट फैक्ट्स हिंदी में उपलब्ध कराता है। आज दिनांक है 23 जनवरी 2026। तो जैसे कि आपको पता है कि हम 14 जनवरी के बाद से किसी अन्य काम में व्यस्त होने के कारण डीएनए का सेशन नहीं ले पाया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आज 28 जनवरी 2026 से मैं कंटिन्यू डीएनए का सेशन ले सकूं, ऐसा प्रयास करूंगा। डीएनए के सेशन ने अपने आप में कुछ दावा करना शुरू किया था। वो दावा था कि जैसे बिहार एसआई एग्ज़ाम में आपने कई बार सुनते सुनते आपका कान भी पक गया होगा कि बिहार एसआई 1799 पोस्ट में 15+ क्वेश्चन पूछने का अपने आप में एक संकल्प था, और ये डीएनए सेशन ने उस संकल्प को पूरा करके दिखाया है। अभी मैं इसका वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन जल्द ही इसका वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, 2 दिन में, और चारों शिफ्ट का मैं डिटेल्ड वीडियो बना करके डालूंगा कि क्या डीएनए में है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और सभी शिफ्टों में 15+ क्वेश्चन आए हैं। इसी प्रकार से दावा करता है कि एईडीओ में 30+, बीपीएससी में 40+, बीएसएससी में 30+, यूपीएससी में 10+ क्वेश्चन की दावा, एनटीपीसी में 15+, आरआरबी लेवल 1 में 15+, और यूपीएससी सीएससी में 2026 में 10+, और यूपीएसआई में 5+ की दावा कर रहा है। मतलब अपने संकल्प है कि इतना क्वेश्चन आने ही चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले न्यूज़ की तरफ। पहला खबर आ रहा है फ्रांस से। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस भी अपने बच्चों के लिए प्रतिबंध करेगा इंटरनेट मीडिया हो। तो इंटरनेट मीडिया को प्रतिबंध पहले कौन किया? ऑस्ट्रेलिया। अपने हो सके तो डीएनए सेशन में या न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट्स में पढ़ा ही होगा पहले, लेकिन अब फिर कौन करने जा रहा है? फ्रांस। तो इस बात को याद रखेंगे। 2 देश ने इंटरनेट अपने यहाँ के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। आइए न्यूज़ पढ़ते हैं। इंटरनेट मीडिया के बढ़ते प्रभाव व किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उनके असर के मद्देनजर एक बड़े वैश्विक बदलाव के संकेत के रूप में ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस की नेशनल असेंबली ने भी एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इस कानून को फास्ट ट्रैक करने का अनुरोध किया है, ताकि इसे सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू किया जा सके। मैक्रो ने इस फैसले का पुरजोर समर्थन करते हुए हमारे बच्चों के दिमाग बिक्री के लिए नहीं है। कौन बोला? मैक्रो ने। न तो अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स के लिए और न ही चीनी नेटवर्क्स के लिए। अब जानते हैं कि क्यों पड़ी सख्त कानून की ज़रूरत। फ्रांस की स्वास्थ्य निगरानी संस्था की हालिया रिपोर्ट ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 12 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 90% बच्चे रोजाना इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इनमें से 58% इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय है। औसतन हर दूसरा किशोर हर दिन में 2 से 5 घंटे स्मार्टफोन पर बिता रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट मीडिया के अत्यधिक उपयोग से किशोरों में आत्मसम्मान की कमी, अवसाद और आत्मघाती प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। फ्रांस के कई परिवारों ने टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर मुकदमा भी दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उनके बच्चों की आत्महत्या के पीछे प्लेटफॉर्म का हानिकारक कंटेंट जिम्मेदार है। तो आइए देखते हैं कि क्या है कानून का दायरा। हालांकि यह कानून सख्त है, लेकिन कुछ अपवाद रखे गए हैं। यह प्रतिबंध ऑनलाइन विश्वकोश जैसे विकिपीडिया, शैक्षणिक और वैश्विक
निर्देशिकाओं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर साझा करने वाले प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होगा। विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है, लेकिन बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट पर देखते हुए इसे फ्रांस की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह विधेयक चर्चा के लिए सीनेट में जाएगा। तो कुल मिलाकर के किस पे, मतलब शैक्षणिक इंटरनेट, जो जिस इंटरनेट के माध्यम से हम शिक्षा लेते हैं, इस पे छूट रहेगा, इस पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो आप इतना ही याद रखेंगे कि इंटरनेट मीडिया पे 15 वर्ष से कम बच्चों के पर प्रतिबंध कौन लगाया है। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ नंबर 2। न्यूज़ नंबर 2 आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है कि 2032 तक होने लगेगा 3 नैनोमीटर की चिप का निर्माण। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि सरकार 2032 तक 3 नैनोमीटर नोड के हाईटेक छोटे चिप बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो आपको क्या ज़्यादा याद रखना है कि 2000 कब तक लक्ष्य रख रहा है, तो 2032 तक कितना, 3 नैनोमीटर चिप का। सरकार डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दूसरे चरण के तहत चिप की यह 6 श्रेणियाँ कंप्यूटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी, नेटवर्किंग, पावर, सेंसर और मेमोरी पर फोकस करेगा, जिससे देश की कंपनियों को 70 से 75% टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने में मदद मिलेगी। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत चुनी गई 24 चिप डिजाइन फर्मों के साथ बैठक के बाद कहा कि 2032 का हमें 3 नैनोमीटर चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन का लक्ष्य हासिल करना है। यह बात ठीक है कि इस तरह के चिप का डिज़ाइन हम सभी कर रहे हैं, हालांकि कि हमें इस तरह की चिप मैन्युफैक्चरिंग भी देश में निगरानी होगी। वैष्णव ने कहा कि अश्विनी वैष्णव कौन है, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक मंत्री है। सरकार ने यह बड़े सिस्टम पर फोकस करना चाहती है, जिससे हम अपने पूरे सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इकोसिस्टम को अच्छे तरीके से डेवलप कर सके, जिससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा मिल सके। तो इसमें से हम मुख्य रूप से याद क्या रखेंगे कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी। कभी रेल मंत्री हुआ करते, रेल मंत्री भी थे, और 2032 तक 3 नैनोमीटर चिप का निर्माण होगा। चलिए इसी से जुड़े हम देख लेते हैं 2025 के प्रमुख उपलब्धि क्या रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो 2025 में भारत ने स्पेस डॉकिंग तकनीक का सफल प्रशिक्षण कर ऐतिहासिक कदम उठाया। ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने, जिससे भारत के गगनयान मिशन को मजबूती मिली। इसरो और अमेरिका ने मिलकर दुनिया का सबसे एडवांस रडार सैटेलाइट निसार कौन बनाया है, इसरो और नासा ने, जो पृथ्वी के बदलते पर्यावरण एडवांस्ड सैटेलाइट है, जो पृथ्वी के बदलते पर्यावरण और आपदाओं पर नजर रखेगा। गगनयान की तैयारी में निर्णायक टेस्ट, एबॉट टेस्ट, एयर ड्रॉप और पैराशूट सिस्टम का प्रशिक्षण सफल रहा। भारत ने अपना पहला 25 क्यूबिट वाला QPIAI इंडस क्वांटम कंप्यूटर पेश किया। यह भविष्य की सुपरफास्ट कंप्यूटिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। भारत ने अपना पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। यह बिना प्रदूषण फैलाए ऊर्जा बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत ने 2030 तक अपनी कुल बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोत से हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक। 2025 में ही पूरा कर लिया। ये याद रखेंगे कि 2030 तक
अपनी कुल बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा से हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जो कि 2025 में ही प्राप्त कर लिया। भारत ने अपनी पहली पूरी तरह स्वदेशी और हल्की MRI मशीन बनाई है। इससे गांवों और छोटे शहरों में इलाज काफ़ी सस्ता हो जाएगा। भारत में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या लगभग 9,000 हो गई है। नई तकनीक और रिसर्च के दम पर भारत दुनिया के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत की अब तक की सबसे बड़ी अच्छी रैंक रही। तो किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना रैंक लाया है? 38वीं रैंक। ध्रुव 64 भारत का पहला पूरा 1.4 हर्ट्ज 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए विकसित हुआ है और विक्रम 3201 जैसे स्पेस ग्रेड प्रोसेसर ने मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्षमता बढ़ाई है। इसरो ने LVM-3 रॉकेट के जरिए 6100 किलोग्राम का ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह लॉन्च किया है, जो भारत से लॉन्च किया गया सबसे भारी कमर्शियल पेलोड और सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विज्ञान जगत के प्रमुख उपलब्धि भारत का 2025 में क्या रहा। अब आते हैं अगला न्यूज नंबर 3 के तहत। न्यूज नंबर 3 है कि मदर ऑफ ऑल डील पर सहमति, रक्षा सुरक्षा पर समझौता। तो इसे हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं, इस पॉइंट के रूप में देखेंगे, है ना। तो ये क्या है, इसे आप यहाँ से देख लीजिए। अमेरिका और चीन के बढ़ते तनाव के दौरान भी भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच रणनीतिक गठजोड़ हुआ है। तो भारत यूरोपीय यूनियन के बीच दुनिया की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड डील पर मुहर लग गया है। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में पीएम मोदी ने किया मदर ऑफ ऑल डील्स। याद रखेंगे, मदर ऑफ ऑल डील्स किसके किसके बीच हुआ? तो भारत एवं यूरोपियन यूनियन। वैश्विक व्यापार रणनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ पर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच दुनिया की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। इस मेगा ट्रेड एग्रीमेंट को कूटनीतिक हलकों में मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है। यह डील ऐसे समय पर सामने आई है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने की नीति पर वैश्विक सप्लाई चेन और ट्रेड बैलेंस को झकझोर दिया है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए यह बड़ा कदम उठाया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा को कवर करता है ना। यह दुनिया की लगभग 20% GDP, 17% वैश्विक व्यापार एवं 25% से अधिक वैश्विक आबादी को कवर करता है। मतलब टोटल 1/4 से 1/5 तक को कवर करता है। अब हम देखेंगे कि भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीय एक्सपोर्ट्स को यूरोपियन यूनियन मार्केट में पहुंचना आसान हो जाएगा। टेक्सटाइल, फार्मा, IT, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। भारतीय स्टार्टअप और MSME के लिए नए अवसर खुलेंगे। निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और रोजगार सृजन में तेजी आएगा। यूरोपियन यूनियन के लिए क्यों अहम है भारत? यूरोपियन यूनियन के लिए भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल उपभोक्ता बाजार और भरोसेमंद लोकतांत्रिक साझेदार है। चीन पर निर्भरता को कम करने की रणनीति में भारत यूरोपियन यूनियन के लिए अहम पिलर बनकर उभरा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा संदेश मिला। क्या इस डील से सिर्फ व्यापारिक समझौते नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट के रूप में देखा जा रहा है, जहां संरक्षणवाद और टैरिफ वार के दौर में भारत और यूरोपियन यूनियन ने खुले नियम आधारित वैश्विक व्यापार का समर्थन किया है। आगे क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौते आने वाले वर्षों में ग्लोबल ट्रेड के नए नियमों को तय कर सकता है और भारत को विश्व अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या
तो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स किसके साथ हुआ है? भारत और यूरोपियन यूनियन। तो चलिए बढ़ते हैं अगला न्यूज। अगला न्यूज आ रहा है कहाँ से? ये बिहार से। अष्टभूमि महोत्सव, अष्टभुज महोत्सव। तो अष्टभुज महोत्सव, अब हम ये क्यों पढ़ते हैं? आप कहेंगे कि कहीं भी कोई भी पूजा महोत्सव होता है तो पढ़ना क्यों जरूरी है? तो लीजिए देखिए साहब, ये है क्वेश्चन पेपर बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा जो 18 जनवरी को लिया गया है, बस आज से 10 दिन पहले, जिसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है सैंडल पिक कला महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। तो इसीलिए कोई भी महोत्सव होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। तो आइए हम देखते हैं अष्टभुज महोत्सव 2026। ये अष्टभुज धाम पिपरा जिला औरंगाबाद में होगा, औरंगाबाद जिला में। आइए सबसे पहले हम देखते हैं बिहार में आयोजित प्रमुख महोत्सव, फिर देश में आयोजित भी प्रमुख महोत्सव को देखेंगे। आम महोत्सव कहाँ हुआ? पटना। सूफी महोत्सव पटना। शेरशाह महोत्सव रोहतास। परशुराम उत्सव मेला पटना। मगही महोत्सव पटना। लचर महोत्सव जमुई। थावे महोत्सव गोपालगंज। मुंडेश्वरी महोत्सव कैमूर। प्रथम सौर वियतनाम उत्सव पूर्वी चंपारण। बौद्ध महोत्सव बोधगया। पतंग उत्सव पटना। कलरव पक्षी महोत्सव जमुई। सूर्य महोत्सव औरंगाबाद। अंतर्राष्ट्रीय कोहो वेंजा कुंडखर महोत्सव रोहतास। तपोवन महोत्सव गया जी। बागवानी महोत्सव पटना। मक्कड़ मेला राजगीर। मंदार महोत्सव बांका। मखाना महोत्सव बेंगलुरु। इंद्रधनुष महोत्सव पटना। राज्य युवा उत्सव लखीसराय। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव दरभंगा और कैमूरी महोत्सव पटना। ऐसे पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, तो आज हम आप से वादा तो करते ही हैं और साथ ही साथ ऐसा प्रयास करेंगे कि इस सभी महोत्सव को मैपिंग कर दें, मतलब बिहार के जिला बाय जिला मैपिंग करके और अगली बार से लाए, ऐसा हम मेरा प्रयास रहेगा। चलिए अगला देखते हैं कि 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। दिव्य कला महोत्सव ये कहाँ हुआ? इंडिया गेट नई दिल्ली। चराईचुंग फेस्टिवल माजुली द्वीप असम। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र। तीसरा राष्ट्रीय सौर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली। जास्कर महोत्सव लद्दाख। जास्कर पीर पंजाल वही हिमालय पर्वत से आप याद रखेंगे। काराकोरम लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल से, तो ये कहाँ हुआ है? लद्दाख में। गदरी बावेया दा मेला जलंधर। भील गवड़ी या राई उत्सव राजस्थान। निंगोल चकोवा उत्सव मणिपुर। 27वां सरस आजीविका मेला दिल्ली। और एक सरस मेला पटना में भी हुआ था। तो इसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार दरोगा में कि सरस मेला पटना का उद्देश्य क्या था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उद्धव उत्सव ग्वालियर। भारत ऑर्गेनिक्स मेला नई दिल्ली। आदि तिरुथिवु महोत्सव तमिलनाडु। बेनालू उत्सव तेलंगाना। लवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर। अम्बुवाची मेला गुवाहाटी असम, अम्बुवाची मंदिर में। सिरुई लिली उत्सव मणिपुर। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड। सरस्वती पुष्कालू कुंभ तेलंगाना। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम। रम्मान महोत्सव उत्तराखंड। चेइराओब महोत्सव मणिपुर।
सरहुल महोत्सव झारखंड, खुबानी फूल उत्सव लद्दाख, जात्रा उत्सव त्रिपुरा, खोंगजोम उत्सव मणिपुर। माधवपुर घेर मेला गुजरात, सौर वेदनाम उत्सव मोतिहारी बिहार, जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु, चापचारकूट मिजोरम, अटकम पोंगल उत्सव केरल, सिग्मो उत्सव गोवा और न्योकुम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश, हैरात पर्व जम्मू कश्मीर, 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद, थाईपुरम उत्सव तमिलनाडु, सांभर फेस्टिवल राजस्थान, फ्लेमिंग महोत्सव आंध्र प्रदेश, पांगशाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश और छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक और 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा गुजरात में। तो ऐसा अगली बार से प्रयास करेंगे कि इसे भी हम मैपिंग भारत की मैप पे सजा करके लाएं। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रमुख बिहार के महोत्सव 2025 में हुए, पूरे देश में आयोजित हुए प्रमुख महोत्सव, और एक महोत्सव से क्वेश्चन भी था दरोगा के एग्जाम में, नहीं दो क्वेश्चन था, सरस मेला से एक था हाँ, और एक जो न्यूज में था उसे हमने भी कवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक बिल आया है जो देश में विवाद का विषय छिड़ा हुआ है, जिसे आप भी कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। कौन बिल है? यूजीसी। सभी लोग अपने अपने नज़र से इसे देखने का प्रयास कर रहे हैं और एक घमासान सा बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। तो आइए अब हम जानते हैं कि यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी एक ऐसी संस्था है जो यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है। आइए यूजीसी के नए नियमों का विरोध क्यों? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 13 जनवरी को अपने नए नियम को नोटिफाई किया। इसका नाम, तो आप इसका नाम याद रखेंगे, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। क्या है? एक बार फिर से देखेंगे, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समिति, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीम बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस टीम में खास तौर पे SC ST एवं OBC मतलब केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी को छोड़ करके सभी की शिकायत तो देखी जाएगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि स्वर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपसों में उसके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं और कॉलेज में अराजकता पैदा हो सकती है। तो अब हम जानते हैं कि ये नए नियम है क्या। तो इसमें है क्या, हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जिसे EOS कहा जाएगा। EOS इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर पिछड़े एवं वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद करेगा। हर कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी यानी समता समिति बनानी होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC ST OBC महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल तक होगा। ये याद रखना बहुत जरूरी, कमेटी का कार्यकाल 2 साल तक होगा। इसमें सभी बातों को याद रखेंगे। क्वेश्चन बनाने वाले थोड़ा एडवांस तरीके से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बनाएंगे और बना भी रहे हैं, जिसमें आपको कूट के रूप में दे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉलेज में एक इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नज़र रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटों में मीटिंग जरूरी होगी। 15 दिनों में रिपोर्ट कॉलेज
प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख 7 दिनों में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। कॉलेज प्रमुख को EOC को 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल UGC का रिपोर्ट भेजनी होगी और UGC अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगी और नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज की डिग्री ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर भी रोक लग सकती है और गंभीर मामलों में UGC की मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो ये नए नियम बने हैं। तो नए नियम का सलाह कौन सी समिति ने दिया था, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सिफारिश की थी। कौन सी? दिग्विजय सिंह सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विटी कमेटी के गठन को अनिवार्य करने के लिए सिफारिश संसद की शिक्षा, महिला, बाल एवं युवा और खेल संबंधी अस्थायी समिति ने की थी। इस समिति के अध्यक्ष था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह कौन थे? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व CM। समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9। इस बात को याद रखेंगे। किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह कौन है? तो मध्य प्रदेश के पूर्व CM रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। संसदीय समिति में 21 लोकसभा से और 9 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। इनमें सत्ता और विपक्ष दोनों ही पक्ष के लोग शामिल हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइंस भी था। कौन गाइडलाइंस था? तो रोहित और डॉक्टर पायल का सुसाइड और सुप्रीम कोर्ट की सख्त निर्देश। इसमें देखते हैं क्या था। UGC का यह नियम सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, टिप्पणी और सामाजिक दबाव और रोहित वेमुल्ला और पायल तड़वी के सुसाइड जैसे मामलों में बने हालात पर परिणाम बताया जा रहा है। अब जानिए रोहित और पायल के बारे में। रोहित वेमुल्ला कौन है? तो ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर थे। उन्होंने 17 जनवरी 2016 को सुसाइड किया। आरोप लगा था कि रोहित दलित थे, इसलिए उनके साथ संस्थागत जातिगत भेदभाव हुआ। रोहित की मौत के बाद आत्महत्या के बाद देशव्यापी आंदोलन भी हुआ, जवाबदेही की मांग भी उठी। डॉक्टर पायल तड़वी मुंबई में मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा थी, जिन्होंने 2019 में सुसाइड किया। आरोप लगा कि आदिवासी समुदाय होने के कारण पायल के सीनियर डॉक्टरों ने उसके साथ जातिगत भेदभाव किया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि देश में UGC का नया विवाद क्या छिड़ा हुआ है और उसके बाद उसके नए नियम भी जाने और कौन किस समिति द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था ये भी जाने। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है जनगणना पर आधारित। तो ये जनगणना होनी थी कायदे से 2021 में, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से और कुछ आलस्य हो गया, तो ये अब होगा फाइनल 2027 में। तो पहला फेज होगा अप्रैल से सितंबर 2026 में, जिसमें घरों की लिस्टिंग होगी और घरों के डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दूसरा फेज होगा फरवरी 2027 से जनसंख्या गिनती होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि जनगणना के 33 सवाल के जवाब देने होंगे। फिर हम देखेंगे जनगणना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण GK जनरल नॉलेज। चलिए नंबर 1 होगा भवन नंबर, माने हाउस नंबर। नगर या स्थानीय निकाय कार्य अथवा जनगणना नंबर भी होगा। मकान नंबर, मकान के फर्श के प्रमुख सामग्री, मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मकान के उपयोग, मकान की हालात, परिवार क्रमांक, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया की लिंग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य माने जाति का जनगणना होगा। तो मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान के कमरों की संख्या, परिवार की विवाहित दंपति की संख्या।
पेयजल की मुख्य स्रोत, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, लाइट का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता, शौचालय के प्रकार, गंदे पानी की निकासी, स्नानघर उपलब्धता, रसोई एलपीजी की कनेक्शन, खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन, रेडियो ट्रांसजेंडर, टेलीविज़न, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप एवं कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप एवं वैन के बारे में, और मुख्य अनाज और मोबाइल नंबर। इतने सारे कुल मिलाकर 33 सवालों का जवाब देना होगा। आइए तो अब हम आगे जानते हैं कि अब हम आपको बताते हैं जनगणना के बारे में, जनगणना से जुड़े हुए जीके। देश की आबादी, परिवार, घर, शिक्षा, भाषा, काम, लिंग और उम्र आदि की गिनती और जानकारी जुटाने की प्रक्रिया ही जनगणना है। भारत में ये प्रक्रिया हर 10 साल में जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है। तो प्रत्येक 10 साल पे होती है और ये जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। देश में पहली जनगणना 1872, देश में पहली गणना कब हुई थी? 1872, और आखिरी 2011 में, लेकिन कायदे से होनी थी तब 2021 में, लेकिन अब होगा कब? 2027 में। देश में अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, और किस अधिनियम के तहत? तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में, 1872। जनगणना के पहले फेज में सभी मकानों और घरों को परिवारों की सूची बनाई जाती है, जिससे बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाती है। दूसरे फेज में निर्धारित तारीख के अनुसार जनसंख्या की गिनती होती है। जनगणना के आंकड़े पूरी तरह से गोपनीय होते हैं। किसी व्यक्ति की जानकारी अदालत में भी सबूत नहीं बनती है। जनगणना कर्मी जानकारी लीक नहीं करते हैं। 1951 से अब तक SC ST की गिनती होती रही है। OBC अन्य जातियों की गिनती नहीं होती थी। जातीय जनगणना सरकारी योजनाओं का सही लाभ तय करते हैं, आरक्षण नीति की समीक्षा और डेटा आधारित पॉलिसी बनाने में मददगार होते हैं। देश की पहली बार आज़ादी के बाद 2027 में जातीय जनगणना होगी, और ये जातीय जनगणना पहले होता था ना। इस प्रक्रिया में अप्रैल 2026 से शुरू होगी। इस बार जनगणना में डेटा डिजिटल तरीके से लिया जाएगा। देश में जातीय जनगणना 6 बार हुई है। कब? ब्रिटिश काल में। और देश में पहली बार आज़ादी के बाद 2027 में जातीय जनगणना होगी, लेकिन आज़ादी से पहले जातीय जनगणना हुआ है। कब से कब तक? 6 बार हुआ है, 1881 से 31 तक। तो इसमें हम देखते हैं कि कब तक हुआ होगा। 1881 के बाद 91, फिर 1901 और 1911, 1921 और 1931। कितने बार हुआ? 1 2 3 4 5 6। 1881 से 1831 के बीच हर घर जनगणना में जाति की गिनती होती है। आखिरी पूर्ण जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, और 1941 में तकनीकी कारणों से जाति डेटा प्रकाशित नहीं हो सका। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या कि जातीय जनगणना के बारे में न्यूज़ को कवर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ है मुंबई से 8 बजे प्लेन रवाना हुआ था, लेकिन एक प्लेन दुर्घटना हो गया। तो ये प्लेन कौन था? लियरजेट 45 पर सवार थे अजीत पवार। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? मुंबई से जा रहा था बारामती एयरपोर्ट के लिए। ये महाराष्ट्र में। अजीत पवार कौन थे? अजीत पवार का इनमें निधन हो गया। ये थे डिप्टी CM महाराष्ट्र के और कांग्रेस पार्टी के चीफ थे। और प्लेन का नाम क्या था? लियरजेट 45 पर प्रीमियम बिजनेस जेट था। तेज़ रफ्तार, इसके अगर स्पीड की बात करें तो 660 से 870 किलोमीटर पर आवर के। लंबी रेंज की बात करें तो 3700 किलोमीटर तक जा सकता था। क्षमता 6 से 8 यात्रियों की सीटिंग थी। आरामदायक सीट था।
तो इसमें केवल हम नाम याद रखेंगे। क्या? लियरजेट 45, इसमें सवार कौन थे? अजीत पवार। कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? मुंबई से बारामती एयरपोर्ट के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ था कि बजट सेशन 2 सत्रों में होगा। जैसे कि जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी को हुआ है बजट सत्र का राष्ट्रपति संबोधन, है ना, राष्ट्रपति अभिवादन हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिवादन था आज। किस लिए? बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति का अभिवादन। तो इसी के लिए ये न्यूज़ बना। तो 28 जनवरी के बजट सत्र शुरू होगा 2 से 4 फरवरी तक। अस्थायी अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। तो जानकारी के लिए हम बता दें कि बजट पर सामान्य जानकारी, बजट बिहार एवं केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण बिहार एवं सेंटर, सब पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप तनाव ना लें। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन वीडियो बनते ही आपको मिल जाए। दूसरा सेशन यहाँ पे होगा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक। कुल बैठकें 18 होगी और डिमांड ग्रांट होगा, अनुदान की मांग, वोटिंग विनिमय, ये सारे हम आपको बजट जब पढ़ाएंगे। 2 अप्रैल को बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। तो जब हम बजट के सामान्य जानकारी का सेशन लेंगे, बजट सामान्य जानकारी, तो उसमें हम सारी बातों को बताएंगे। हमने पहले पढ़ाया था, ये डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 11 जनवरी को डीएनए की सेशन में हमने क्लास लिया था बजट पे। आप इस प्रकार से यह देख सकते हैं, जिसमें से बिहार दरोगा में सवाल पूछा गया कि संचित निधि से जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है। यहाँ आप देख सकते हैं आर्टिकल 266 कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार की संचित निधि से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये सारी जानकारी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति के अभिवादन से जुड़े फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने साल 1951 में राष्ट्रपति अभिभाषण पर आपत्ति जताई थी। इसका जिक्र वाल्मीकि चौधरी की किताब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में भी मिलता है। किताब के वॉल्यूम में क्या मिलता है उसको छोड़िए, है ना। इसका पत्र में लिखा था कि जब मुझसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा जाता है तो मुझे पहले संतुष्ट होना चाहिए, मैं आंख बंद करके हस्ताक्षर नहीं कर सकता। ये किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और किस किताब में मिलता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने साल 1962 में राष्ट्रपति अभिवादन की भाषा और कुछ शब्दों पर आपत्ति जताई थी। इसका जिक्र हमें मिलता है किसमें? जिक्र मिलता है राइटर एस गोपाल की किताब राधाकृष्णन एस बायोग्राफी में। तो राधाकृष्ण ने बोले थे कि राष्ट्रपति को मंत्रियों की सलाह पर आंख बंद करके काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्हें अभिभाषण की सामग्री पर सवाल उठाने या आपत्ति जताने का अधिकार है। अब हम देखते हैं इसका इतिहास। तो ब्रिटेन से मिली है राष्ट्रपति अभिभाषण की परंपरा। 16वीं सदी में ब्रिटेन में सांसद को राजा या रानी संबोधित कर रहे थे। आज़ादी से पहले भारत में वायसराय, फिर गवर्नर जनरल। कौन लिखता है भाषण सरकार के कैबिनेट तैयार करते। इससे सरकार की नीतियों और एजेंटों का ब्लूप्रिंट माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लिया। चलिए अगला है पद्म पुरस्कार से जुड़ा हुआ न्यूज। पद्म पुरस्कार से जुड़ा हुआ न्यूज क्यों जोड़ी हो जाता है? तो आइए पहले हम आपको सवाल दिखाते हैं। 2 सवाल है।
एक सवाल है कि एकमात्र खिलाड़ी जिसे भारत रत्न मिला है, मतलब पुरस्कार क्यों जरूरी होता है, इस पढ़ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये हाल ही में हुए बिहार दरोगा 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को मिला था। और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नहीं मिला है, तो क्या, तो रसायन का नोबेल पुरस्कार। तो हमने कवर किया था, ये भी दरोगा एग्ज़ाम 2026 के ही हैं, मतलब हाल 10 दिन पहले हुए एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि सुसुकी कितागोवा को मिला है। उसके बाद रिडर्ड रॉबसन को, ये हमने पढ़ाया था कब, 12 जनवरी के डीएनए की सेशन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। और रिचर्ड रॉबसन को मिला था, तो रिचर्ड रॉबसन भी मिल गया। उसके बाद उमर यागी को मिला था। और किसे नहीं मिला था, तो मुरुभु यागी को, तो राइट आंसर होगा मुरुभु यागी। तो इसलिए डीएनए का सेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे हम सेपरेट वीडियो लाएंगे भी कि डीएनए ने अपनी उपलब्धि कहाँ तक हासिल किया है। तो और इस पे भी सेपरेट वीडियो लाएंगे पद्म भूषण पे, लेकिन न्यूज़ में आया है तो देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार पे भी सेपरेट वीडियो लाएंगे, बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं, एक बार मल्टीपल बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमें भी ध्यान रहेगा। पद्म पुरस्कार 2026, कला से खेल तक 131 लोगों का नाम शामिल किया गया। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मिलता है कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 2 युगल पुरस्कार भी शामिल हैं। आइए देखते हैं। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 5। किसे किसे? धर्मेंद्र सिंह देओल मतलब हीरो को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में मिला है और कहाँ के रहने वाला है? महाराष्ट्र। श्री केटी थॉमस सार्वजनिक मामले में केरल। सुश्री एन राजम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री पी नारायण साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में केरल के रहने वाले। और श्री पी एस अच्युतानंद मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामले में केरल के रहने वाले। आगे देखते हैं। पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है। तो इनमें कौन कौन है? सुश्री अलका कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामले में मिला है उत्तराखंड के निवासी। श्री कलपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी दावा के क्षेत्र में मिला है, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। श्री मम्मूटी कला के क्षेत्र में मिला, केरल के रहने वाले हैं। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडी दावा संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले। श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत मिला है कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री एस माइलानंदन सामाजिक कार्य में मिला, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। श्री सातवधानी आर गणेश कला के क्षेत्र में कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री शंभू सोरेन, आप जानते हैं शंभू सोरेन के, ये झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मरणोपरांत दिया गया है। श्री उदय कोटक व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री वीके मल्होत्रा मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में दिल्ली के रहने वाले। श्री वेलापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामले में केरल के रहने वाले। श्री विजय अमृतराज खेल के क्षेत्र में मिला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। पद्मश्री मिला 113 लोगों को, है ना, जिसमें कुछ नाम महत्वपूर्ण हैं जिसे हम याद रखेंगे। श्री कृष्ण मूर्ति बाला सुब्रमण्यम विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तेलंगाना के रहने वाले हैं। श्री रोहित शर्मा खेल के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाला है, रोहित शर्मा क्रिकेटर। और इसी से क्वेश्चन आया हुआ है क्या? नहीं, सचिन तेंदुलकर को मिला था। रोहित शर्मा को पद्मश्री मिला और श्री
तेजी गुविन सामाजिक कार्यकर्ता के कार्य के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, और श्री तागा राम भिल्ला कल्ला के क्षेत्र में जो राजस्थान के रहने वाले हैं। तो सीधे आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है, पद्मश्री 113 लोगों को मिला है। इस सूची में 19 महिलाएं, 6 विदेशी या NRI व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं। यह सूची देश भर में विविध क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित कर राष्ट्रीय सेवा, विविधता और उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। तो क्यों पढ़े ये हम बता दिए आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगला न्यूज़ है न्यूज़ नंबर 10। यहाँ से भी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पहले हम पढ़ाते हैं, फिर यहाँ से 2 सवाल पूछे गए हैं हाल ही में हुए 10 दिन पहले दरोगा के एग्जाम में। उस दोनों सवाल को भी हम सोल्व करेंगे यहीं पर। तो राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। उद्देश्य क्या होता है? तो युद्ध और शांति दोनों समय में बहादुरी, वीरता और आत्म बलिदान के कार्यों को मान्यता देना। चयन प्रक्रिया: रक्षा मंत्रालय वर्ष में 2 बार सशस्त्र बलों और केंद्रीय गृह मंत्रालय से वीरता पुरस्कारों के लिए सिफारिश आमंत्रित करता है। कौन? रक्षा मंत्रालय। सशस्त्र बलों और केंद्रीय गृह मंत्रालय वीरता पुरस्कारों के लिए आमंत्रित करता है। सिफारिश वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। वीरता पुरस्कार के बारे में अब हम जान लेते हैं। स्थापना: युद्धकालीन पुरस्कार, इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र शामिल है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। युद्ध काल में कौन कौन पुरस्कार मिलता है? यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा के एग्जाम में। कौन क्वेश्चन? तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार युद्ध के समय दी जाती है। तो अभी आपने पढ़ा महावीर चक्र, वीर चक्र एवं परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र एवं परमवीर चक्र। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शांति काल पुरस्कार के क्षेत्र में इसकी शुरुआत 4 जनवरी 1952 में हुई थी, जिसमें अशोक चक्र श्रेणी 1, 2 और 3 शामिल थे। मतलब अशोक चक्र पुरस्कार कब मिलता है? शांति के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत 1952 में हुआ था। 1967 में इनका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र कर दिया गया। इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1999 में कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन बीनम बत्रा के मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अशोक चक्र, अशोक नहीं। युद्ध काल में कौन सा मिलता है? शांतिकालीन है ना, शांतिकालीन। कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए अशोक चक्र नहीं मिलता है जी, है ना। इसमें होगा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र मिला था। शत्रु का सामना करने के दौरान प्रदर्शित वीरता, परमवीर चक्र। अत्यंत अदम्य साहस के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, महावीर चक्र। विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए दूसरा सर्वोच्च सम्मान, वीर चक्र। युद्ध काल के दौरान बहादुरी के कार्यों के लिए वीर चक्र दिया जाता है। इसमें वीर चक्र नहीं तो परमवीर चक्र हो जाएगा। चलिए, शत्रु के सामना करने के अलावा शांति कालीन वीरता के लिए अशोक चक्र, युद्ध के समय मैदान
से दूर वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार कीर्ति चक्र, दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार शौर्य चक्र, तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार अगर हम वरीयता क्रम देखें तब परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एवं शौर्य चक्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज के सभी न्यूज को पूर्ण किया और आज के न्यूज़पेपर पर आधारित आज का 5 MCQ देख लेते हैं, है ना। तो आज का क्वेश्चन है कि हाजीपुर में, ये हमने पहले पिछले जो 14 जनवरी को पढ़ाई हुआ था उसमें हमने गंगा के बारे में पढ़ा था, बिहार के नदी तंत्र के बारे में जो मैम द्वारा क्लास लिया गया था और जो कि क्वेश्चन पूछ दिया दरोगा के एग्जाम में 18 जनवरी के हुए एग्जाम में मात्र 4 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तपोवन महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ ये बताना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार सरकार द्वारा अगर सड़क पर दुर्घटना होने से कैशलेस इलाज के एवं राहगीरों को देने वाले पुरस्कार वो कितने रुपए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांडीय सर्च इंजन क्या है और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। जो 14 कल का मतलब पिछले दिन 14 जनवरी को जो हमने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर पे चर्चा करते हैं कि 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली। 5 बच्चों ने आंसर दिया जिसमें 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है। पीएमओ का नया नाम क्या हो गया। 5 बच्चों ने आंसर दिया जिसमें से 4 बच्चों ने सही आंसर दिया सेवा तीर्थ। हल्दी क्लस्टर कहाँ बनेगा जिसमें 5 बच्चों ने अटेम्प्ट किया और 1 बच्चों ने ही सही आंसर दे पाया है जिसका आंसर है मुजफ्फरपुर। पुलेला चंद गोपी के नाम पर बिहार में बैडमिंटन अकादमी कहाँ बनेगा। 6 बच्चों ने अटेम्प्ट किया और इसका सही आंसर 67% बच्चों ने दिया भागलपुर। ब्रिटिश खगोलीय सम्मान किसे मिला है। 6 बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया है और 33% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है श्रीनिवास कुलकर्णी। चलिए आज का हम सेशन ले चलते हैं एंड की तरफ। आज सेशन अपने राइट टाइम से समाप्त होने जा रहा है। सेशन को हम हमेशा चाहते हैं कि 1 घंटा से ज़्यादा लंबा ना करें। तो कुछ इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ है ये अक्टूबर का न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट्स, ये नवंबर का, ये दिसंबर का। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं तो सफ़र एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसे स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे द एंड करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।